गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जल संसाधन चैप्टर के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या होती हैं? जो परियोजनाएं एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जाए? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। अब प्रश्न उठता है बच्चों कि बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता प्रदान करते हैं, कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी इन्हें कहा जाता है। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? विद्युत उत्पादन करना, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन मतलब नौका चालन और मछली पालन आदि। इसलिए बांधों को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। समन्वित मतलब क्या होता है? मिले हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल परियोजना। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के साथ काम में आती है। और इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। मतलब एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। किसके माध्यम से? नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से। तो बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। जो परियोजनाएं नदियों पर बांध बना करके एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों उसे क्या कहा जाता है? बहु मतलब बहुत सारे, उद्देशीय मतलब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदी परियोजना, नदियों पर परियोजनाएं निर्मित करना यानी बांध का निर्माण करना। और समन्वित मतलब एक साथ जल संसाधन प्रबंधन, साथ में क्या है? जल संसाधन का भी प्रबंधन करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक साथ कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं? तो उनका उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन है, घरेलू और औद्योगिक उद्योग है, जल आपूर्ति है, बाढ़ नियंत्रण है, मनोरंजन है, आंतरिक नौचालन है और मछली पालन इनका उद्देश्य है। साथ ही ये परियोजनाएं एकत्रित जल के अनेक उपयोग को समन्वित करते हुए
विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई का भी काम करती हैं और साथ ही जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होती हैं। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा जाता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वह औद्योगिक विकास के रूप में देखी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक मंदिर कहा था। किसने कहा था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहा था बच्चों? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? इनकी महत्ता को देखते हुए, इनके महत्व को देखते हुए बांधों द्वारा जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही थी, कई उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही महत्वपूर्ण परिणाम जो आ रहे थे उसको देख करके ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा बच्चों कि बांध क्या है? आधुनिक मंदिर हैं। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। क्या मानना था बच्चों? कि नगरीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों का विकास क्या होगा? एक साथ होगा। किसके सहयोग से होगा? बांधों के सहयोग से होगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? मंदिर, बांधों को क्या बताया? आधुनिक भारत का मंदिर बताया। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बने हुए हैं। साथ ही क्या होता है? किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं। कुछ सभी चीज़ों में कुछ नकारात्मक भाव होता है और कुछ सकारात्मक होता है। तो इसी तरह से इन बांधों के विषय में भी कुछ विरोध के विषय हैं। तो बांध नदियों को टुकड़ों में क्या करते हैं? क्यों विरोध होता है? कि बांध क्या करते हैं? नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। तो बच्चों, नदी घाटी परियोजनाओं का विरोध क्यों किया जाता है? उसका क्या आधार है? कि बांध, जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, ये आप चित्र देख रहे हैं, इस तरह से बांध बनाया जाता है। बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं और ये जल को काफ़ी तेज़ी से उछालते हैं, जिससे कि जल विद्युत उत्पन्न होता है और साथ ही ये बहता हुआ जल विभिन्न उपयोगों में लाया जाता है। जो गंदा पानी निकलता है वो सिंचाई के काम में लाया जाता है और जो शुद्ध जल निकलता है वो पाइपलाइन द्वारा पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से नदी पर बांध बना करके, जैसा अभी हमने ऊपर बताया कि विभिन्न कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, किंतु इन्हें मंदिर मानने के बावजूद भी इनमें कुछ कमियां हैं, जिसके वजह से बांधों का विरोध भी किया जाता है। तो पहली कमी क्या है बच्चों? कि बांध नदियों को दो टुकड़ों में बांट देते हैं। क्यों नहीं है उसे? क्योंकि यह जलधाराओं के बीच में बनाए जाते हैं, तो नदी क्या होती है? दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और जिससे क्या होता है कि अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना जो होता है उसे स्थानांतरण कहते हैं। तो ये परिवर्तन जो नदियों में
जलीय जीव करते थे वह रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी बाधित होता है। नदियों पर बांध बनाना और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। क्या होता है? दूसरा कारण क्या है विरोध का? कि नदियों को बांध बना करके क्या किया जाता है? नदियों के प्राकृतिक बहाव पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जबरदस्ती बड़े बड़े टरबाइन लगा करके नदियों को जल को रोक दिया जाता है, ये प्राकृतिक बहाव को। और तो उनका प्राकृतिक बहाव क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है। और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होने से क्या होता है कि नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों कि जब किसी भी नदी की तली चट्टानी हो जाएगी तो क्या होगा? जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जल के अंदर नदी की सतह पर उगती हैं, जिससे कि विभिन्न जलीय जीवों का भरण पोषण होता है, तो उनके भोजन के स्रोत कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसी वजह से नदी घाटी परियोजनाओं का विरोध किया जाता है कि तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। क्या होता है? भोजन की कमी हो जाती है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। और साथ ही क्या होता है कि बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय, तो जिन क्षेत्रों में नदियों द्वारा बाढ़ आ जाता था वहाँ पर क्या बना दिए गए हैं? जलाशय बना दिए गए हैं और वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में क्या होती हैं? अपघटित हो जाती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन को चलाने में सहायक हुआ। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण ही ये नए आंदोलन शुरू हुए, नए सामाजिक आंदोलन शुरू हुए, जिसका नाम क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? एक गैर सरकारी संगठन, जिसे कि NGO कहा जाता है अंग्रेजी में, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। लामबंद मतलब होता है एकजुट करना। मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने, क्या हुआ था शुरू में? क्यों यह आंदोलन शुरू किया गया था बच्चों? क्योंकि वहाँ के जंगलों का पानी में डूबने का खतरा और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था।
हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। तब यह आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? शुरुआत इसलिए हुई थी कि आसपास के जंगल के पानी में डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया था और बाद में यह आंदोलन विस्थापित गरीब लोगों को सरकार द्वारा संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाने में परिवर्तित हो गया। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बांध बनाया जा रहा था वहाँ से लोगों को दूसरे स्थान पर बसाया जाना क्या कहलाता है? मूल निवास स्थान से दूसरे स्थान पर बसाया जाना भी ही विस्थापन कहलाता है। तो लोगों ने अनमने मन से इसे स्वीकार कर लिया विस्थापन को, और यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से मालामाल हो जाएंगे। वहाँ के लोग यानी नर्मदा घाटी के लोग बेमन से अपने विस्थापन को स्वीकार इसलिए किए कि उनको विश्वास था कि नदी घाटी परियोजना के माध्यम से सिंचाई सुचारू रूप से होगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे? मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए क्या किया? कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया। तो उत्तरजीवियों रिहंद बांध परियोजना जो बनी थी, उन लोगों ने क्या कहा कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है। यानी देश की भलाई के लिए उन्हें जो कष्ट मिला, पुनर्वास का कष्ट मिला, उसको उन्होंने देश की भलाई के लिए स्वीकार कर लिया। परंतु अब 30 वर्ष के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। तो विरोध का कारण, विरोध का स्वर क्यों मुखर हो रहा है? क्योंकि कुर्बानी नदी घाटी में बसने वाले लोग अब नहीं देना चाहते हैं। और बांध क्या है बच्चों? बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा को बांध कहते हैं, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण से बनती है। किससे बनती है? जलाशय से बनती है, झील अथवा जलभरण से बनती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अतिरिक्त कई उपवर्गों में बांटा जाता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। तब बांध क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं और उनका प्रकार संरचना और उसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के आधार पर किया जाता है। तो बांध जैसे बनाए जाते हैं उसी प्रकार से उनका नाम भी
निर्धारित किया जाता है, जैसे लकड़ी से निर्मित बांध, लकड़ी के बांध, तटबंध पर बना बांध, तटबंध बांध, पक्का बांध यानी पक्की चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से ऊंचाई पर बना हुआ बांध, जो सबसे ऊंचा बांध है, जैसे हीराकुंड बांध तो क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। तो इस प्रकार से बांधों का उनकी संरचना और प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर नामकरण भी किया जाता है। आमतौर पर स्थानीय लोग को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो बच्चों, जिस क्षेत्र में जिस नदी पर बांध बनाया जाता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल से लोग नदियों के किनारे बसते आए हैं। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी और आधुनिक काल में भी नदियों के किनारे घनी आबादी पाई जाती है। तो जब नदियों पर बांध बनाना शुरू होता है तो क्या हो जाता है, स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। और इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों, कौन करेगा, जो वहाँ रहेगा वही न करेगा, तो स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। तो पहले क्या किया जाता है कि जो आसपास आवासीय भवन होते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको दूसरे स्थान पर बसाया जाता है, यानी विस्थापित किया जाता है। जो समुदाय वहाँ निवास करता रहता है नदी घाटी में, उनको क्या किया जाता है, दूसरे जगह पर बसा दिया जाता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि स्थानीय लोग, पिछले पैराग्राफ में हीराकुंड परियोजना में लोगों ने क्या किया कहा, रेहंदबाद परियोजना में लोगों की सोच क्या थी बच्चों की, हम लोग देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन बाद में उनका सोच परिवर्तित हो गया और उन्होंने प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिया कि हम ही लोग कुर्बानी क्यों दें, क्योंकि स्थानीय लोगों को शुरू में ऐसा लगा था जैसा कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के खिलाफ उठे आवाज़ों में जो ऊंची आवाज़ें उठ रही थी, विरोध की आवाज़ें उठ रही थी, उसमें यह देखा गया कि स्थानीय लोग क्या मांग कर रहे थे, आधुनिक सुविधाओं का, आवासीय सुविधाओं का। विस्थापित लोग आधुनिक आवासीय सुविधाओं का मांग कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि अभी तक उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जबकि उन्होंने क्या किया था, इस उम्मीद में अपना जगह छोड़ दिया था, अपना आवास छोड़ दिया था, स्वयं विस्थापित जीवन जीना स्वीकार किया था कि बांध बनने के बाद वे क्या हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे, यानी कि उनको अत्यधिक पैसे की प्राप्ति होगी, उत्पादन बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। इस उम्मीद में विभिन्न नदी घाटी के लोगों ने विस्थापन को स्वीकार किया था, किंतु अब विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं बच्चों? क्योंकि उनको परियोजनाओं से जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और किसको मिल रहा है? शायद ज़मींदारों को, बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों को, या कुछ नगरीय केंद्रों को मिल रहा है। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? तो सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। किसान क्या कर रहे हैं? वाणिज्यिक फसलों को
उगाने में लगे हुए हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसी गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि जब जल की सुविधा हो गई, सिंचाई की सुविधा हो गई, तो किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, वाणिज्यिक कृषि यानी व्यापारिक कृषि शुरू कर दिया और अधिक से अधिक उर्वरकों को डाल करके अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, जिससे कि मृदा यानी मिट्टी के लवणीकरण यानी क्षारीय होने का गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकता है। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य को भी बदल दिया है। और दूसरा परिणाम क्या हुआ कि जिनके पास भूमि अधिक थी वे क्या हो गए, अमीर हो गए, और जिनके पास भूमि कम थी वे गरीब। तो अमीर गरीब की खाई को भी बढ़ाने में इन परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर किसान क्या करते हैं, उपद्रव पर उतर गए। किस बेसिन में? गुजरात में साबरमती नदी है, जो जिसके किनारे साबरमती नदी के किनारे ही गुजरात बसा हुआ है। तो ये साबरमती का जल जब सूखा पड़ता है तो उसकी सप्लाई नगरीय क्षेत्रों में अधिक की जाती है, यानी जल की आपूर्ति यानी सप्लाई अधिक होती है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। और इसका दूसरा विरोधात्मक पहलू क्या है कि दो राज्यों के मध्य झगड़े उत्पन्न हो जा रहे हैं। किस वजह से? बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ दोनों के बंटवारे को लेकर के राज्यों के बीच भी झगड़े उत्पन्न हो जा रहे हैं, मतभेद हो रहा है। तो नदी घाटी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां जो हैं उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण भी बन जाते हैं। तलछट जमा होने से क्या होगा कि नदी की गहराई कम हो जाएगी और फिर जल का आयतन कम हो जाएगा और फिर बाढ़ आना शुरू हो जाएगा। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए ही जलाशयों का निर्माण प्रारंभ किया गया था और फिर वही समस्या उत्पन्न हो रही है। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने देखा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ, क्योंकि बांध से जो जल छोड़े जाते हैं वो बहुत वेग के साथ बहाव होता है। तो इस वजह से मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव भी उसी रफ्तार से होता है। तो बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ रही हैं। पहले क्या होता था कि जब नदियों में बाढ़ आती थी तो नदी में
नदी के बहते हुए जल के साथ नदी मिट्टी जो काटती थी उसको बहाते हुए बाढ़ के मैदानों में छोड़ती चली जाती थी, जिससे नवीन उर्वर मिट्टी बाढ़ समाप्त होने के पश्चात नवीन उर्वर मिट्टी का निर्माण हो जाता था और यह उपजाऊ होता था। किंतु अब क्या हो रहा है कि तलछटी जो है वह वहाँ पर मिट्टी की जगह क्या हो जा रहा है कि अभी हमने बताया था कि मिट्टी की जगह अब तलछट जो है वो सख्त पत्थर जमा होते जा रहे हैं, पत्थर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो मैदानों तक नहीं पहुंच पाते हैं मिट्टी, और भूमि निम्नीकरण यानी भूमि जो है वो नीचे होती जा रही है, क्योंकि नई मिट्टी नदियों द्वारा बाढ़ द्वारा मैदानों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है बांधों के द्वारा। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण के फैलने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। अब है वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा के जल को किस तरह से संगठित करके रखा जाए, संग्रहित करके इकट्ठा करके रखा जाए। तो प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। कब? प्राचीन भारत में लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने क्या किया था कि स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों के हिसाब से उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। बच्चों, प्राचीन काल में जल संग्रहण के लिए स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों के अनुसार लोग क्या करते थे? वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल के संग्रहण के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते थे, अपनाया जाता था। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहारार्थ विकल्प हो सकते हैं। तो लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर उठे सवालों के लिए वर्षा जल संग्रहण को एक अच्छा विकल्प मानते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल ये कहाँ बनाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय जैसे बहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। गुल किसे कहते हैं? नदी की धारा को परिवर्तित कर खेतों में बनाए गए वाहिकाएं यानी छोटी छोटी नालियाँ जो बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? गुल कहते हैं। ये कहाँ बनाई जाती हैं? पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में। तो पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। तो वहाँ पर राजस्थान में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा जहाँ पर वर्षों वर्षा नहीं होती है, पानी की कमी है। तो इसलिए वहाँ पर छत से जो वर्षा का जल छत पर गिरता है उससे जल संग्रहण किया जाता है, आम तरीका है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेतों के उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के
जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। अब इस चित्र में राजस्थान की प्रसिद्ध वर्षा जल संग्रहण पद्धति टांका प्रदर्शित किया गया। आप देख सकते हैं जैसे क्या होता है, कुएं जैसा बना करके उसको ढक दिया गया है और इसमें जल संग्रहण किया जा रहा है। यह अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता है। तो ये ज़मीन के अंदर जैसे कुएं जैसा खोद दिया जाता है। गहरा खोदने के बाद क्या किया जाता है, इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। तब इतने लंबे चौड़े यानी कमरे के आकार के गड्ढे खोद दिए जाते हैं। कुएं जैसे हमारे क्षेत्र में क्या होता है, कुआं खोदा जाता था पहले, अभी भी आप कुएं देख सकते हैं, तो उनकी चौड़ाई कम होती है, वहाँ पर इनकी चौड़ाई अधिक होती है और उसी में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। ऊपर से ये ढक दिया जाता है। तो टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। टांका या टंकी भी बोल सकते हैं। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जोड़े जाते थे। तब मान लो ये छत है तो छत क्या बनाया जाता है, ढलवा, यानी पानी ऐसे ढाल पर ऊपर से ऊंचाई पर नीचे सतह, निचली सतह जो होती थी वह निचला होता था, उसी से पाइपलाइन द्वारा पानी इस टंकी में आता था। और फिर क्या किया जाता है कि ढलवा छतों से पाइप द्वारा जोड़ा जाता है। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता था और यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, ये वर्षा का जल जो संग्रहित किया जाता है खास तौर से शुष्क एवं अर्ध शुष्क इलाके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर कि वर्षा कम होती है, वर्षा समय से नहीं होती है। उन क्षेत्रों के लिए जल संग्रहण अति आवश्यक है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, वर्षा जल को क्या कहते हैं, पालर पानी। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती है। यानी कि अंडरग्राउंड कमरे भी बनाए जाते हैं और जल का स्रोत होने के कारण आसपास का क्षेत्र क्या होता है, ठंडा रहता है। और यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासीय पेयजल के कारण कम होती जा रही है। अब लोग घरों में टांका या टंकी नहीं बनवाते हैं और ना ही वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान में जो जल की 12 महीने सप्लाई की जाती है, इसलिए लोग वर्षा जल संग्रहण के प्रति उदासीन हो गए हैं। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण और संरक्षण का यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव
गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जलाशय जल की आपूर्ति छत द्वारा जो जल संग्रहण की व्यवस्था प्राचीन काल में होती थी अभी भी हो रही है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित कर ली है। कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में है, जहाँ पर कि वर्षा का जल अभी भी संग्रहित किया जाता है टांकों के रूप में। इस गांव में हर वर्षा के समय यानी हर वर्ष जब वर्षा होती है तो लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण क्षमता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। कर्नाटक के ये जो गांव हैं जहाँ पर वर्षा जल संरक्षण किया जाता है, गंडाथुर, वहाँ पर जल की कमी नहीं महसूस की जा सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसलिए वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। और भारत की कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो विभिन्न नदियों पर बनाई गई हैं। शुरू में बांध का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के रूप में किया गया था, किंतु अब इन परियोजनाओं द्वारा ही बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फिर भी ये बांध हमारी बहुत सी योजनाओं को पूर्ण करने में सहायक हैं। तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो कि पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है। दूसरी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। यह झारखंड की परियोजना है। तीसरी परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना, जो महानदी पर स्थित है। यह सबसे ऊंची बांध परियोजना है जो कि उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। और कोसी परियोजना, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता था, क्योंकि इस नदी में अक्सर बाढ़ आ जाया करता था। और इसी बाढ़ की समस्या के निदान के लिए ही कोसी नदी पर कोसी बांध परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया और यह बिहार राज्य में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड राज्य में है। सतलज परियोजना चिनाव नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। फरक्का परियोजना भागीरथी पर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे रिहंद बांध परियोजना है और दक्षिण भारत की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो इन परियोजनाओं के माध्यम से देश में ऊर्जा की सप्लाई करने के लिए, जल की सप्लाई करने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए इनका निर्माण किया गया है। उद्योग धंधों में जल आपूर्ति के लिए इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से राज्य को राजस्व की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि यह पर्यटक स्थल के रूप में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किंतु जैसा कि सभी चीज़ों के दो पहलू होते हैं, हर वस्तु व्यक्ति में क्या होता है कि गुण अवगुण दोनों होते हैं। इसी तरह से इन परियोजनाओं से
जितने अधिक लाभ हैं उससे कुछ कम हानियाँ भी हैं। इसी वजह से समय समय पर इन नदी घाटी परियोजनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है और सरकार उनके आवाज़ उठाने वालों के मांगों को मानती है। उनको जो भी आवाज़ उठाया जाता है, सकारात्मक आवाज़ उठती है तो सरकार उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जैसा कि गुजरात के नर्मदा घाटी परियोजना के विरोध में जो आवासीय आवाज़ उठी थी, दामोदर घाटी परियोजना के विरोध में जो आवाज़ उठी थी, टिहरी बांध परियोजना के विषय में जो आवाज़ उठी थी, सरकार उन लोगों के पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है। तो बच्चों, किसी भी चीज़ से पूर्णतः न तो हानि होती है न पूर्णतः लाभ होता है। दोनों ही गुण और अवगुण हर चीज़ में समाहित होते हैं। इसी तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत से उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए भी कुछ कमियों के कारण, विरोध के कारण बने हुए हैं, किंतु ये लाभकारी हैं। इसीलिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा प्रदान की थी। इसी के साथ हमारा भूगोल का तीसरा चैप्टर जल संसाधन समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में तीनों चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर पर प्रकाश डालेंगे।